Good morning, students. Today we are going to start the new method of measuring national income. Yesterday we have discussed the value added method and have done some numericals also related to this. So today the second method, that is income method. It is quite interesting and little bit means इसमें थोड़ा सा ज़्यादा terminologies आपके पास आ जाएंगी. So let's start. Measurement of national income. Today we are discussing the income method. तो income method में basically क्या होता है बेटा? income method में simple सा बता देती हूँ पहले verbally. income method में क्या होता है कि आपको वो सारी income डालनी, means all the factor income which is earned by the resident of a country. हमारी country के जो भी resident हैं उनके थ्रू earn किया हुआ जितना भी factor income है. अब जैसे मैंने आपको बताया था ना, income दो टाइप की होती है, एक होती है transferable income और एक होती है factor income. In very first video I have taught you all the difference between the factor income and transferable income. Still let me remind you again कि factor income कौन सी होती है? ये वो income होती है जो हम earn करते हैं, चाहे हम कहीं पर किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, हम बिजनेस से ले रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, प्रॉफिट ले रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, सैलरी, वेजेस, रेंट वगैरह के थ्रू जो भी पैसा आ रहा है, दैट इज फैक्टर इनकम. जबकि ट्रांसफरेबल इनकम कौन सी होती है? वो इनकम होती है विच वी डोंट अर्न बट वी गेट फ्रॉम समवेयर. मतलब जैसे किसी ने चैरिटी कर दी, किसी ने हमें गिफ्ट दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया, स्कॉलरशिप मिल गई, ओल्ड एज पेंशन हो गई, तो ये सारी चीजें क्या होती है? ट्रांसफरेबल इनकम होती है. तो ट्रांसफरेबल इनकम कभी भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं होती है. ठीक है. तो अब इनकम मेथड में अगर हम देखेंगे बच्चे तो क्या होता है, देखो इनकम मेथड में हमारे 3 हेड्स होते हैं. ठीक है. सबसे पहला जो हेड होता है हमारा, वो होता है हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय. ठीक. ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन मतलब जो भी एम्प्लॉय अर्न करेगा, राइट. अब इस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर भी डिफरेंट चीजें आती है. देखो पहले क्या बोल रहे हैं कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय रेफर्स टू द अमाउंट पे टू द एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर ऑन रेंडरिंग द प्रोडक्ट सर्विस. किसी भी प्रोडक्ट सर्विस को करने के लिए एम्प्लॉय को जो भी पैसा दिया जाता है एम्प्लॉयर की तरफ से, वो होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय. इसमें सबसे पहले आता है आपका, इसको आप ए लिख लो, इसमें सबसे पहले आता है आपका वेजेस एंड सैलरी. मतलब जो भी एम्प्लॉयज को वेजेस मिल रहा है, जो भी काम करके, जैसे जिसे मजदूरी कहते हैं, वो मिल रही है, या जो सैलरी मिल रही है वो चीज. ठीक है. दूसरा हेड जो इसमें होता है वो होता है आपका पेमेंट इन काइंड. क्या होता है? कई बुक्स में वेजेस इन काइंड भी लिखा होगा, कई जगह पेमेंट इन काइंड लिखा होगा. ठीक है. पेमेंट इन काइंड. तो पेमेंट इन काइंड का मतलब क्या होता है बेटा? ये वो पेमेंट्स होती है जो एज अ सैलरी तो नहीं मिलती है, मगर अदर सर्विस जैसे इंसेंटिव्स के रूप की में मिलती है. जैसे कि आपको अकोमोडेशन फैसिलिटीज कई एम्प्लॉयज को मिलती है कई कंपनीज में, या जैसे कभी बोनस मिल रहा है, या कभी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज मिल रही है. तो ये सारी चीजें पेमेंट इन काइंड होती है. तो ये भी नेशनल इनकम में ऐड होता है. एंड लास्ट इज employer contribution to social security. एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है बेटा? कि जैसे कभी जो भी फॉर्मल सेक्टर्स होते हैं उसमें जितने भी लोग काम करते हैं, जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो जो एम्प्लॉयर्स होते हैं जो रखते हैं काम पर, उनका ये मतलब
उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को एक सोशल सिक्योरिटी दें। सोशल सिक्योरिटी इन द सेंस कि जैसे पीएफ वगैरह काटना, मतलब जो मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए आईएसआई करना, ठीक है, ईएसआई की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, प्रोविडेंट फंड उनका बनाना, जिससे कि क्या होगा कि आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूशन, की जब वो उस इंस्टीट्यूशन से काम करके निकल जाते हैं ओल्ड एज में, तो भी उनके पास अच्छा खासा अमाउंट रहता है जिससे वो अपना लाइवलीहुड रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। तो ये तो हो गया आपका एक हेड इनकम मेथड का। फर्स्ट हेड क्या हो गया आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कि अगर ये सारी चीजें कहीं पे लिखी होंगी। अब देखो, अच्छा चलो वो देखो क्या होता है। अब ये तो है आपका मेन हेड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आपका क्या है, वेजेस एंड सैलरी, पेमेंट इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, राइट। अब कहीं पर अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय भी लिखा होगा और ये सब भी लिखा होगा तो आपको केवल कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय जो लिखा है उसकी अमाउंट डालनी होगी, क्योंकि ये सारी चीजें इसी में इंक्लूड हो जाती हैं। और सपोज ये नहीं लिखा है, केवल ये तीन लिखे हैं, तो फिर आपको ये तीन अलग से ही लिखने होंगे, राइट। नेक्स्ट हेड इज रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट एंड रॉयल्टी में क्या होता है बेटा, रेंट एंड रॉयल्टी में होता है कि जितना भी आपने सपोज कोई घर बनाया है उसको अब आपने रेंट पे डाल दिया, लीज टेनेंट उसमें रह रहा है, तो उनसे मिलने वाला रेंट जो होगा वो सब आपके पास आएगा। रॉयल्टी क्या होती है, रॉयल्टी रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड इन ग्रांटिंग द लीजी राइट एंड सब ऑयल एसेट्स। जो भी आपका जहाँ पे भी आपका घर है उससे रिलेटेड जितने भी एसेट्स होंगी, उस लैंड से रिलेटेड भी जितनी भी एसेट्स होंगी वो रॉयल्टी होगी, तो वो भी आपके नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट क्या होता है बेटा, इंटरेस्ट होता है किसी भी पेमेंट पर आपको जब इंटरेस्ट मिलता है, जैसे इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट ऑन द पब्लिक डेब्ट पर जब इंटरेस्ट मिल रहा है, या फिर इंटरेस्ट पेड बाय द फर्म टू अनदर फर्म, किसी एक फर्म के थ्रू किसी दूसरे फर्म को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो सारा इंटरेस्ट भी नेशनल इनकम में ऐड होगा। लास्ट एक आता है आपका प्रॉफिट। अब प्रॉफिट को बेटा हम लोग जो है वो डिवाइड करते हैं तीन चीजों में। ठीक है, एक होता है आपका कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, एक होता है आपका डिविडेंड, और एक होता है आपका रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, देखो आप या तो अगर प्रॉफिट आएगा तो आपको केवल प्रॉफिट की अमाउंट डालनी है, फिर आपको इन तीनों की अमाउंट नहीं डालनी है, अगर दी होगी फिर भी नहीं। लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं दिया, केवल ये तीन दिए हैं, इनमें से कोई एक दिया, तो फिर आपको वो डालना होगा। ठीक है, तो अब देखो क्या है, प्रॉफिट में क्या क्या आता है, जो भी आपको प्रॉफिट कहीं से मिलता है। सपोज कॉर्पोरेट टैक्स, दिस इज अ डायरेक्ट टैक्स पेड बाय द एंटरप्राइजेस टू द गवर्नमेंट ऑन द प्रॉफिट। आपको जब भी कोई प्रॉफिट होता है तो आप उस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स पे करते हो, तो वो चीज नेशनल इनकम में जाती है। डिविडेंड क्या होता है कि आपने किसी कंपनी से शेयर्स खरीदे हैं, शेयर्स खरीदने के बाद उस कंपनी में जो भी प्रॉफिट होता है, तो जो भी परसेंट आपका शेयर होता है वो आपको मिलता है, तो जब भी आपको डिविडेंड मिलता है आप उसको भी पे करोगे, मतलब कुछ परसेंट एज अ टैक्स दोगे, तो वो नेशनल इनकम में जाएगा। रिटेन अर्निंग क्या होती है, देखो रिटेन अर्निंग रेफर्स टू द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज केप्ट एज अ रिजर्व टू मीट द अनएक्सपेक्टेड कंटीजेंसी फॉर द बिजनेस एक्सपेंशन। कभी भी बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए जो भी आपने अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट रखा होता है अपने पास रिटेन अर्निंग के तौर पर, उस पर भी आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हो। ठीक है, और लास्ट में आता है आपका वो होता है मिक्स्ड इनकम। तो बेटा मिक्स्ड इनकम हमेशा मिक्स्ड इनकम के नाम से ही आएगी, कभी भी और किसी नाम से नहीं आएगी। ठीक है, तो ये तो था आपका इनकम मेथड की आप इस मेथड के थ्रू, इन सारी चीजों के थ्रू आप जो है नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हो जब भी। हाँ, अब कई बार क्या होता है कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हुए वो आपको बोलते नहीं है कि किस मेथड से करना है, तो आपने क्या करना है, आपने सारे हेड्स पढ़ने हैं। जब भी अगर क्वेश्चन में जितना भी पर्टिकुलर्स में अगर ये सारे हेड्स दिए हैं, इट मीन्स ये इनकम मेथड होगा और आपको इसके थ्रू कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक है, अब आता है आपका
कुछ प्रिकॉशंस, जैसे लास्ट हमने वैल्यू एडेड मेथड में भी प्रिकॉशंस पढ़े थे, तो इसमें भी कुछ प्रिकॉशंस आते हैं। तो प्रिकॉशंस क्या हैं, देखो, ट्रांसफरेबल इनकम कभी भी ऐड नहीं होगी, जितना भी मैंने तुम्हें बताया था, जैसे स्कॉलरशिप हो गया, डोनेशन हो गया, ओल्ड एज पेंशन हो गई, इस टाइप की किसी भी तरीके की ट्रांसफरेबल इनकम कभी भी नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं होती है। इनकम फ्रॉम सेल्स ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, जो हमने कल डिस्कस किया था कि किसी भी तरीके का सेकंड हैंड गुड्स से सेल्स या उसकी परचेज से आने वाला जो भी इनकम होगा वो भी कभी कैलकुलेट नहीं होगा। नेक्स्ट इज विंडफॉल गेम। विंडफॉल गेम मतलब कभी आपकी लॉटरी लग गई, सपोज अचानक से कहीं आप खेल रहे हो लॉटरी, मतलब जो भी, या हॉर्स रेस में आपने पैसा जीत लिया, तो इस टाइप का विंडफॉल गेन भी आप नहीं कैलकुलेट होगा नेशनल इनकम में, क्योंकि ये अर्निंग नहीं मानी जाती है। ठीक है। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ द सर्विस प्रोवाइड बाय द ओनर टू द प्रोडक्शन यूनिट विल बी इंक्लूडेड। जो भी इम्प्यूटेड, जैसे मैंने कल को बताया था कि सपोज आपके 4 रूम्स हैं, 4 रूम्स में से चाहो तो आप एक कमरा रेंट पे दे सकते हो, पर आप नहीं दे रहे हो, आप खुद ही रह रहे हो, तो दैट इज इम्प्यूटेड रेंट। तो वो इम्प्यूटेड रेंट भी ऐड होता है नेशनल इनकम में। पेमेंट ऑफ आउट ऑफ पास सेविंग, जो भी आपकी पहले की सेविंग होती है, जैसे आपका गिफ्ट टैक्स है, इंटरेस्ट टैक्स है, ये सारी चीजें कभी भी इंक्लूड नहीं होंगी। ठीक है। तो ये था आपका इनकम मेथड। इसके बाद आता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड को डिस्कस करेंगे हम कल को, क्योंकि अगर मैंने आज ही सारा डिस्कस कर लिया तो फिर आप लोगों के लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो इसलिए एक्सपेंडिचर मेथड वी विल डिस्कस टुमारो। टिल देन यू रिवाइज दिस मेथड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। मतलब एक एक चीज़ को मैं आपको दोबारा बता रही हूँ बेटा, ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी आपके पास ये सारी चीजें आई हैं, सपोज आपके पास कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय भी है, आपके पास वेजेस एंड सैलरी भी है, सपोज चलो मैं लिख के दिखाती हूँ, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पर्टिकुलर मिला है, उसको लिखा है उन्होंने 3000, राइट। वेजेस एंड सैलरी लिखी है उन्होंने 1000, राइट। ये लिखा है उन्होंने 500 एंड देन कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय लिखा है इन्होंने 2000, राइट। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपने केवल ये वाली अमाउंट लेनी है, केवल कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय वाली। क्यों? क्योंकि अगर आप ये वाली और ये वाली भी अमाउंट ले लेते हो तो वो वापस से डबल काउंटिंग हो जाएगी, क्योंकि ये सारी चीजें तो इसी का पार्ट है ना। तो जब एक बार ये ऐड कर दिया तो आपको ये ऐड नहीं करना है। हाँ, कभी मगर ऐसा हुआ कि आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं आया, पर्टिकुलर्स में लिखकर ये नहीं दिया है, ये हेड भी लिख के नहीं दिया है, लेकिन आपको वेजेस एंड सैलरी लिख के दी है, तो आप उसे ऐड करोगे। आपको पेमेंट एंड काइंड लिख के दिया तो आप उसे भी ऐड करोगे। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन लिख के दिया तो आप उसे भी ऐड करेंगे। ठीक है। अब आपका रेंट एंड रॉयल्टी, ये आपको वैसे ही देंगे, आपने ऐड करना है। इंटरेस्ट आपने ऐड करना है। प्रॉफिट में अब क्या होगा, प्रॉफिट में अगर उन्होंने प्रॉफिट भी लिख के दिया है, सपोज प्रॉफिट लिख के दिया है उन्हें 300 का, कॉर्पोरेट टैक्स उन्होंने 200 का लिख के दिया है, डिविडेंड उन्होंने 500 के लिख के दिए हैं, और रिटेन अर्निंग उन्होंने 100 की लिख के दी है, तो आपने केवल प्रॉफिट ही ऐड करना है, क्योंकि प्रॉफिट के अंदर ही ये तीनों चीजें इंक्लूडेड होती हैं, है ना। कभी ऐसा ना हो कि आपने प्रॉफिट का 300 ये भी इंक्लूड कर दिया, देन 200 करके 500 ये भी इंक्लूड कर दिया, देन 500,000 कर दिया, एंड देन 1100 हो गया, नहीं, तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगा, है ना। तो अगर प्रॉफिट दिया है तो केवल ये अमाउंट ऐड होगा। हाँ, अगर प्रॉफिट नहीं दिया है सपोज, तब आपने कॉर्पोरेट टैक्स का भी डालना है, आपने डिविडेंड भी डालना है, आपने रिटेन अर्निंग भी डालनी है। ठीक है। और लास्ट में सबसे इजीएस्ट आपका रहता है मिक्स्ड इनकम, क्योंकि मिक्स्ड इनकम हमेशा मिक्स्ड इनकम के नाम से ही आपके पास आएगी और किसी नाम से कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है। सो रिवाइज इट थॉरोली, बहुत अच्छे से, क्योंकि जब अगर ये हेड्स याद हो जाते हैं देन देयर इज नथिंग इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इन इनकम मेथड। लेकिन अगर इसमें कंफ्यूजन रहता है तो फिर कभी भी हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। ओके, देन रिवाइज इट एंड मेक योर ओन नोट्स। टिल देन टेक केयर।